नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आज से एक ऐसे मामले की सुनवाई करने जा रहा है, एक ऐसे मामले को तय करने जा रहा है, एक ऐसे मामले में फैसला देने जा रहा है जो भारतीय चुनाव प्रणाली के भविष्य को तय करेगी, उसकी नियति को तय करेगी। संवैधानिक संस्थाएं कैसे चलनी चाहिए, चुनाव आयोग का कामकाज कैसे चलना चाहिए, उसे कितने अधिकार हैं, कितनी मनमानी वो कर सकता है, इसके बारे में भी वो महत्वपूर्ण फैसला दे सकता है। और साथ ही साथ पूरा जो हमारा लोकतंत्र है, जो संवैधानिक व्यवस्था है हमारे देश की, संसदीय प्रणाली है, वो क्या किसी चुनाव आयोग या किसी सरकार के मनमानी की मोहताज होगी, या वो अपनी स्वतंत्रता को कायम रखेगी, अपनी निष्पक्षता को कायम रखेगी और देश में पारदर्शी चुनाव की व्यवस्था करेगी। पारदर्शी चुनाव के जरिए लोकतंत्र को बचाने की, चलाने की, कवायद को सुचारू रूप से चलाने का सिलसिला जारी रहेगा या फिर वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है। हम सब जानते हैं कि देश भर में इसको लेकर बहुत उद्वेलन है कि चुनाव आयोग बिहार में जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है वोटर लिस्ट का, और जो उसने घोषणा कर दी है कि पूरे देश भर में अब वो इसको करवाने जा रहा है, उसको लेकर बहुत 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 बड़े सवाल न केवल खड़े हो गए हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां और धांधलियां सामने आ गई हैं जिससे चुनाव आयोग की मंशा, उसकी नीयत, उसका एजेंडा, और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मोदी सरकार और बीजेपी का एजेंडा तार तार हो गया है, पर्दाफाश हो गया है उसका। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो भूमिका एक विपक्षी दलों को निभानी चाहिए, विपक्षी दल तो खैर बाद में आएंगे, सत्तारूढ़ दल को निभानी चाहिए, वो उसने निभाने से इनकार कर दिया है। बल्कि यूँ कहें कि उसी के निर्देशन में चुनाव आयोग एक ऐसी प्रक्रिया को उसने शुरू किया है जो हर लिहाज से गलत दिख रही है। एक तो इतने कम समय में इस रिवीजन के लिए इस पुनरीक्षण का कार्यक्रम उसने बनाया, उसी से उसकी नीयत पर संदेह हो गया कि वो बिहार में बड़े पैमाने पर धांधली करवाना चाहता है। सरकार के इच्छा के अनुरूप वो काम कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने सारे सबूत आ गए हैं, हम सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितने वीडियोस आ गए हैं बिहार में, जिस तरह से फॉर्म भरे गए हैं, भरवाए गए हैं, झूठे तरीके से फर्जी दस्तखत कराए गए हैं, बहुत सारे लोगों के फॉर्म किसी और ने भर दिए हैं। ये तमाम तरह की गड़बड़ियां बिल्कुल सामने आ गई हैं, और जो भी उसकी प्रक्रिया खुद चुनाव आयोग ने निर्धारित की थी, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। तो ऐसी सूरत में जब इतने सारे सबूत आ चुके हैं, और ये ओपन एंड शट केस होना चाहिए कि मामला बिल्कुल साफ है, इसमें चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है, और गड़बड़ियों के प्रमाण ये हैं। चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है वो सरासर झूठे हैं, उनमें कोई दम नहीं है कि 99%, 98% लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। वो फॉर्म जमा भी कर दिए गए हैं, लेकिन उनके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, उनमें वो कितने लोगों ने दिए हैं, ये भी वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है, और न केवल सवालों के घेरे में है, बल्कि अब साफ हो चुका है कि वो बड़े पैमाने पर एक फर्जीवाड़ा साबित हो रहा है। और इसीलिए आप विपक्षी दलों को तो छोड़ ही दीजिए, सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के घटकों ने ही उस पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। नायडू की पार्टी ने, टीडीपी ने, उसकी तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को, और उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि इसके ज़रिए नागरिकता का निर्धारण नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव के ठीक पहले कहीं भी नहीं होना चाहिए, 6 महीने पहले ये प्रक्रिया ख़त्म हो जानी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स के मामले में जो माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड
और राशन कार्ड, इन तीनों को माना जाना चाहिए, वो इसके सपोर्ट में आए हैं। और इसी तरह का एक बयान जेडीयू के एक सांसद ने दिया है, जिसने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को ज़मीनी हालात का पता नहीं है, वो तुगलकी फरमान चला रहा है। इसके बाद इसके पहले 21 जुलाई को चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दाखिल किया था, ये कहते हुए कि सब ठीक ठाक चल रहा है, और जो सवालिया निशान लगा रहे हैं दरअसल उनके हाथ गंदे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो याचिका करता है उनकी मंशा पर चुनाव आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की है। लेकिन एडीआर, जो कि इस मामले में काफ़ी उसका पाक साफ रहा है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नामक संस्था लगातार चुनाव में सुधार के लिए प्रयास करती रही। उसने जो हलफनामे के बाद अपना एक रिजॉइंडर दिया है, उसमें तो उसने बहुत ही बैंड बजा दी है चुनाव आयोग की। उसने साफ कहा है कि ये मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को इसको रोकना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो भी दावे किए हैं उनके तमाम दावों के उसने खंडन किया है, और ये भी बताया है कि आप हमसे कह रहे हैं कि हमारे हाथ गंदे हैं, लेकिन ये पिछले 20 सालों में हमने किया है और इसके प्रमाण ये हैं, और कोई दाग एडीआर पर अभी तक नहीं लगा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल या किसी के साथ है, किसी का पक्ष या विपक्ष में। वो उसका फोकस बहुत सीधा है, और वो है चुनाव प्रणाली को साफ सुथरा करना डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के तहत। तो ये तमाम चीज़ें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है, एक अग्नि परीक्षा है मैं कहूँगा, क्योंकि उसके सामने अब लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, चुनाव प्रणाली को बचाने की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की स्वायत्तता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, और सरकार का जो दखलंदाजी है उसको भी रोकने की जिम्मेदारी है। तो अगर ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को निभानी है और निभानी चाहिए, ये और बात है कि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से व्यवहार करता रहा है, जिस तरह से उसके फैसले आते रहे हैं, उसको लेकर अब देश में बहुत बड़े पैमाने तक एक संदेह का माहौल बन चुका है। उनके मन में संदेह बैठ चुके हैं कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस तरफ उसका पलड़ा झुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हो गए हैं। बहुत सारे मामलों में तो एक तरफा तौर पर सरकार के पक्ष में फैसले आए हैं, और बहुत सारे मामले में आधे अधूरे फैसले आए हैं जिन्हें आप न्याय की कसौटी पर पूरा नहीं मान सकते। जैसे राम मंदिर का फैसला लीजिए, उसमें यह कहा गया कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि बाबरी मस्जिद जहां ध्वस्त की गई वहां पर कोई हिंदू मंदिर या राम का मंदिर पहले था। इसके बावजूद जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उसने एक फैसला सुनाया, और वो पूरी ज़मीन सौंप दी हिंदू पक्ष को। ये इसको लेकर सवाल खड़े हुए। फिर आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उसने आधा अधूरा फैसला दिया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को उसने असंवैधानिक करार दिया, लेकिन जो रकम उसके ज़रिए इकट्ठी की गई थी विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा और ख़ासतौर पर बीजेपी के द्वारा, उसे वापस नहीं मांगा और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। महाराष्ट्र का फैसला ले लीजिए, महाराष्ट्र में ये उसने कहा कि गवर्नर ने गलत फैसला लिया है, लेकिन उसने सरकार को भी बनाए रखा। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो न्याय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, गलत साबित होते हैं, और इसको लेकर बहुत सवाल उठते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता इसको लेकर बहुत गिर चुकी है। अब ये एक ऐसा मामला फिर से आ गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां उसे अपनी भी विश्वसनीयता साबित करनी है। ये भी साबित करना है कि वो जहां देश में संविधान का मामला आएगा, लोकतंत्र का मामला आएगा, चुनाव प्रणाली को साफ सुथरा रखने का मामला आएगा, संवैधानिक संस्थाओं को सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से काम करने का मामला आएगा, वहाँ वो अपने फुट पुट डाउन करेगा, यानी दृढ़ता के साथ उस बारे में कोई निर्णय देगा। बहुत सारे चूँकि संदेह हैं, कौन बेंच होगी, बेंच में कौन से जजेस होंगे, क्योंकि अब ये बहुत
आम हो गया है, लोग देख लेते हैं कि बेंच में कौन है तो कौन सा फैसला आएगा। बल्कि ये भी देखा गया कि बहुत सारे याचिकाकर्ता ये देखते हैं कि इस बेंच में उनकी याचिका गई है तो वो अपनी याचिका वापस ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बेंच से किस तरह का फैसला आ सकता है। तो हम वो डाउट हम मजबूत नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कोई संदेह नहीं करना चाहते। हम एक जो जन धारणा बनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये जन धारणा बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत साफ सुथरा निर्णय करके। उसने खुद अपनी पिछली सुनवाई में कुछ चीज़ें बहुत साफ कही थी। जैसे उसने कहा था कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है कि वो नागरिकता का जो फैसला है वो कर सके, किसी व्यक्ति कोई नागरिक है या नहीं है, ये उसका काम नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है। और वो अपने स्तर पर अलग से अगर बहुत ऐसे लोग हैं जो नागरिक नहीं हैं लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम है तो उनकी शिनाख्त करवा के हटवा सकता है, या उन्हें देश से बाहर भेज सकता है, बांग्लादेश या जिस भी देश से, म्यांमार से या नेपाल से, जहाँ से भी आए हैं, वो उन देशों को वो वापस भेज सकता है। लेकिन चुनाव आयोग का काम सिर्फ ये है कि वो ऐसी मतदाता सूची तैयार करे जो शुद्ध हो, जिसमें मृतकों के नाम ना हो, जिसमें ऐसे लोगों के नाम ना हो जो दो जगह जिनके नाम दर्ज हैं, दो राज्यों में दर्ज हैं, दो जगहों से वो वोट डाल सकते हैं। डुप्लीकेशन को ख़त्म करना उसकी जिम्मेदारी है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट कर गए हैं दूसरी जगहों पर, वो माइग्रेट करने के बाद दूसरी जगह अगर वोट डाल रहे हैं तो उनका वोट वहाँ से कटना चाहिए, और अगर वो लौट कर आते हैं और अपने वोट डालते हैं तो वो वोट भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब सुप्रीम को माफ़ कीजिए, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 65 लाख लोग के नाम घट सकते हैं, कट सकते हैं मतदाता सूचियों से। अभी जनवरी में ही इसी चुनाव आयोग ने एक रिवीजन किया था, समरी रिवीजन, और वो भी बहुत गहन परीक्षण होता है। जनवरी से अब तक 65 लाख लोग 8 करोड़ मतदाताओं में से बाहर हो जाएंगे। ये बड़ी हैरत की बात है, और इसीलिए संदेह होता है कि चुनाव आयोग कहीं मतदाताओं को बाहर करके सत्तारूढ़ दल को, बीजेपी को जिताने की कोशिश में तो नहीं लगा है, क्योंकि पिछले चुनाव में केवल 12,000 वोटों का अंतर था महागठबंधन में और एनडीए में, केवल 12,000 वोटों का था, और उससे 5-10 सीटों का फर्क पड़ा था, 10 सीटों का फर्क पड़ा था, जिससे एनडीए की सरकार बन गई थी। और वो भी कहा जाता है कि 10-15 सीटों पर तो प्रशासनिक गड़बड़ियों की करके वो सीटें जीती गई थी। खैर, हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन ये हुआ था। तो अब अगर 65 लाख मतदाता, और कौन होंगे ये मतदाता? क्या ये मतदाता दलित, गरीब, आदिवासी, पिछड़े होंगे जो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे होंगे, जिनके लिए मुश्किलात होंगी, या गांव में बहुत जहां बाढ़ आई हुई है, या जो लोग माइग्रेट कर गए हैं वो नहीं सबमिट कर पाए, वो लोग हैं? अगर 65 लाख लोगों से आप मताधिकार छीन रहे हैं तो ये तो लोकतंत्र के प्रति विश्वासघात है, ये तो संविधान के प्रति विश्वासघात है। ये हक चुनाव आयोग को कतई नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये जो मनमानी कर रहा है चुनाव आयोग, जिसको उसने निर्देश दिया था कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड को वो कंसीडर करे, उसने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को या इस अनुरोध को खारिज कर दिया, दरकिनार कर दिया। ऐसे चुनाव आयोग को एक सबक सिखाने की सख्त ज़रूरत है कि वो इस तरह की मनमानियां नहीं कर सकता है, अपने फैसलों को थोप नहीं सकता। ये बिल्कुल तरह से तानाशाही वाला रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा लोकतंत्र में। फिर सुप्रीम कोर्ट को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो कोई गलत फैसला देता है या ऐसा फैसला देता है जो लोगों को लगता है कि इसमें न्याय नहीं हुआ है, तब क्या परिस्थितियां बनेगी? क्या बिहार में ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा होगा, अराजकता फैलेगी, हिंसा होगी? मतदान के समय भी ये हो सकते हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग जाएंगे वो बूथ पर और वहाँ उन्हें अपना मत नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तो ये
सुप्रीम कोर्ट को ये एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा कि जो चुनाव आयोग की ऑटोनॉमी है वो अपने स्तर पर बरकरार रहे, उसका किसी तरह से खंडन ना हो, लेकिन चुनाव आयोग अगर गलत तरीके अपना रहा है गहन परीक्षण के लिए, केवल 1 महीने के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये तो सरासर प्रक्रिया का उल्लंघन है। 2003 में आपने 1 साल लिया था, इस बार भी आपको वही करना चाहिए था। और सबसे बेहतर तो ये होगा अगर सुप्रीम कोर्ट, जो कि पिछली सुनवाई में भी बेंच के एक जज ने इसका सजेशन दिया था कि बेहतर होगा कि इसको नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से डीलिंक कर दिया जाए, यानी चुनाव आयोग अपना गहन परीक्षण जारी रखे और टाइम ले, 3, 4, 6 महीने और लगाए, लेकिन इस चुनाव को जो नवंबर में होने हैं वो जो जनवरी में सूची तैयार हुई है उसके आधार पर करवाया जाए, तो ये विवाद भी खत्म हो जाएगा। उसी सूची पर, बल्कि उसके पहले वाली सूची पर लोकसभा चुनाव हुए हैं तो वो तो फर्जी नहीं हुए होंगे, या उसके पहले विधानसभा चुनाव हुए और लगातार 2003 के बाद विधानसभा लोकसभा के चुनाव 4-4 बार कम से कम हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में क्या वो सारे चुनाव गलत थे? क्या वो अशुद्ध मतदाता सूचियों के आधार पर करवाए गए थे? तो अगर वो गलत नहीं थे तो फिर जनवरी वाली सूची से चुनाव हो सकते हैं और इस सूची को अच्छे से मुकम्मल तौर पर बनाया जाए और आने वाले चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जाए। और न केवल, अब ये भी एक मिसाल होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ लैप्स कर दिया, यहाँ गलती कर दी, तो जो गड़बड़ियाँ बिहार में हो रही हैं फिर पूरे देश भर में होंगी। सब जगह इसी तरह से चीज़ें चुनाव आयोग करेगा और बीजेपी और सत्तारूढ़ दल की धांधली के लिए ज़मीन तैयार होगी। हमेशा के लिए गलत सूचियां बना दी जाएंगी और बार बार गलत सूचियों के आधार पर चुनाव होंगे, गलत लोग चुने जाएंगे, अवैध चुनाव होंगे, अवैध जनप्रतिनिधि होंगे और अवैध संसद और विधानसभाएं होंगी। क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त देगा? सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट को अग्नि परीक्षा देनी है। देखते हैं इस अग्नि परीक्षा में वो कामयाब होता है या नहीं। नमस्कार।